हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती की बेहतर तैयारी के लिए हमने शुरू किया है पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में, जहां विजेता सीरीज इतिहास और राजनीति विज्ञान के विषयों के क्वेश्चंस को लेकर के चलाई जा रही है। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत मार्क्सवाद से संबंधित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड हम सभी लोग देखने वाले हैं, जो आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है। ऑप्शन ए न्याय संगत समाज, ऑप्शन बी उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, ऑप्शन सी शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मार्क्सवाद एक न्याय संगत समाज, उत्पादन व वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना की वकालत करता है और यह सब मिल करके ही साम्यवाद का रूप धारण करते हैं। और यह पीजीटी परीक्षा में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए फिदेल कास्त्रो, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी ग्रामसी, ऑप्शन डी कॉटस्की। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन ने सर्वप्रथम राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था। और माना जाता है कि जोसेफ स्टालिन ने मार्क्सवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद का विचार जो है वो प्रस्तुत किया था। इसके पहले मार्क्स, एंजेल्स व लेनिन के विचार जो थे वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखते थे, लेकिन स्टालिन ऐसे प्रथम मार्क्सवादी विचारक व राजनेता थे जिसने एक देश में समाजवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा क्रांति के अंतर्राष्ट्रीयतावाद की चाहत कम होती गई। अब यहाँ पर लेनिन की कुछ पुस्तकों स्टालिन की कुछ पुस्तकों पर अगर हम बात करें, जहां से प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनकी पुस्तकें हैं अराजकतावाद या समाजवाद, मार्क्सवाद एवं राष्ट्रीय प्रश्न, लेनिनवाद की समस्याएं आदि। एंटोनियो ग्राम्सी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, मार्क्सवाद के सिद्धांतकार एवं प्रचारक थे। ग्राम्सी ने जेल में रहते हुए प्रिजन नोटबुक्स की रचना की थी। ग्राम्सी ने प्रभुत्व का सिद्धांत एवं नागरिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसके माध्यम से उन्होंने आधार, अधिसंरचना, सर्वहारा वर्ग और बुद्धिजीवी समुदाय के पारस्परिक संबंधों की पड़ताल की। फिदेल कास्त्रो के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिदेल कास्त्रो क्यूबा की क्रांति के जनक रहे तथा वर्ष 1959 से 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री तथा वर्ष 1976 से 2008 तक क्यूबा के राष्ट्रपति भी रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका। लेनिन, कन्फ्यूशियस, स्टालिन और खुश्चेव। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्यूशियस। माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए चीन के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाज सुधारक कन्फ्यूशियस के चीनी समाज में व्याप्त विचारों व मान्यताओं को उखाड़ फेंका। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के अपने आंदोलन के दौरान वर्ष 1973 में क्रिटिसाइज लिन बियाओ क्रिटिसाइज कन्फ्यूशियस नामक आंदोलन चलाया, जो वर्ष 1976 तक चला। इस आंदोलन में माओ ने चीनी इतिहास व संस्कृति की माओवादी व्याख्याएं की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में इसे समझा और राइट आंसर यहां पर बी है, माओ से तुंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, यह कथन किस विचारक का है। कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या माओ से तुंग। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, ये स्टेटमेंट लेनिन का है। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, यह कथन रूसी क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन का है। लेनिन का यह कथन कार्ल मार्क्स के ऊपर लिखे गए निबंध में कहा गया था। इसके पहले कार्ल मार्क्स ने
भी अपनी प्रसिद्ध रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे साम्यवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहा जाता है, उसमें लिखा है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, अर्थात वर्किंग मैन हैव नो कंट्री। लेनिन का कथन था कि राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई भी मात्रा भूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती है। लेनिन ने आगे कहा था कि क्रांति बिना क्रांतिकारी परिस्थितियों के संभव नहीं है, और साथ ही साथ सभी क्रांतिकारी परिस्थितियों से क्रांति नहीं होती। ये स्टेटमेंट लेनिन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? ऑप्शन ए पूंजीपति, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन सी श्रमिक और ऑप्शन डी उत्पादक। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक से है। इससे पहले मार्क्स से संबंधित कुछ स्टेटमेंट को आप सभी लोगों को क्लियर कर दें, जिससे उनसे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएं वो आपके गलत ना हो। मार्क्स का स्टेटमेंट है कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, दूसरे एक मजाक की तरह। और अगला स्टेटमेंट उनका जो है, जहां उन्होंने दुनिया के मजदूरों को एक होने के लिए उत्प्रेरित किया और कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। और अगला स्टेटमेंट उनका आता है कि पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, क्रांतियां इतिहास के इंजन है। यह भी स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वो है सही सुमेलित करने को लेकर के। यहां पे सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। यहां आप सभी लोग देख सकते हैं, सूची 1 में विचारधाराएं हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित जो है वो विचारकों के नाम दिए गए हैं। तो आपको यहां पर मिलाना है। तो वैज्ञानिक समाजवाद आपका मिलेगा कार्ल मार्क्स से, यानी 1 नंबर आएगा। विकासवादी समाज आपका मिलेगा बर्नस्टीन से, यानी 3 आएगा। और काल्पनिक समाज जो है समाजवाद वो सेंट साइमन से मिलेगा, तो यहाँ पर आपका 2 नंबर आएगा। और अराजकतावाद वो आपका क्रोपोत्किन से मिलेगा और 4 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। और इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आप सभी के लिए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने फिर से मैच द फॉलोइंग का है। अगला जो है यहाँ पर एक तरफ स्टेटमेंट दिए गए हैं, दूसरी तरफ विचारक दिए गए हैं, और उल्टा हो गया थोड़ा, क्योंकि कथन और विचारक सूची गलत हो गई। पहले है रॉबर्ट ओवन, हर्बर्ट मार्क्यूज, 3 नंबर है थियोडोर अडोर्नो, और चौथा है GDH कोल। और इधर जहां सूची 2 में पहला ऑप्शन ए है क्रिटिकल थ्योरी, फेबियनवाद, कल्पनावादी समाजवाद और नव वामपंथ। अब यहां पर आप सभी को मिलाना है। तो आप सभी को बता दें, इस प्रश्न में रॉबर्ट ओवन आप सभी लोग जानते हैं कल्पनावादी समाजवाद, तो 1 नंबर जो है वो आपका मिलेगा 3 नंबर से। और हर्बर्ट मार्क्यूज जो है वो आप यहाँ पर आप सभी लोग इस तरीके से इसको देखेंगे कि रॉबर्ट ओवन यानी 1 नंबर मिलेगा आपका डी से, 1 नंबर डी से मिलेगा। दूसरा आप है हर्बर्ट मार्क्यूज, ये आप जानते हैं आप सभी लोग कि 1 नंबर यहाँ पर आप सभी का 1 नंबर मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से। और 2 नंबर आपका यहाँ पर मिलने वाला है ऑप्शन नंबर डी से। और 3 नंबर यहाँ पर आपका मिलने वाला है ऑप्शन नंबर ए से। और जो 4 नंबर आपका यहाँ पर है वो मिलेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी से। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा CDAB, CDAB। और इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अगले ऑप्शन अगले पेज पर है, जहां आप सभी लोग देख सकते हैं। तो जो पिछला प्रश्न अभी डिस्कस किया गया उसका कंप्लीट यहाँ पे ऑप्शन है, और ये आप सभी लोग देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बना था आप सभी लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स के द्वारा, क्योंकि यहां पर पूछा गया है आप सभी लोगों के लिए क्रमबद्धता से विकसित। तो क्रमबद्धता से विकसित जो है समाजवाद की संकल्पना वो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा,
क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए फांसीवाद, ऑप्शन बी अराजकतावाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद और ऑप्शन डी समाजवाद। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसी जो व्यवस्था है वो समाजवाद के नाम से जानी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है श्रेणी समाजवाद का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? एक व्यक्ति दो मत, एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर होगा यहां पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत का समर्थन करता है श्रेणी समाजवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। फेबियन समाजवाद समर्थक नहीं था। किसका समर्थन फेबियन समाजवाद नहीं करता है? उग्र परिवर्तनों का, म्यूनिसिपल सुधारों का, अविलंब सामाजिक पुनः संरचना का, ऑप्शन डी मजदूरों के आंदोलन का। और राइट आंसर होगा यहां पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, उग्र परिवर्तनों का फेबियन समाजवाद जो है वो समर्थन नहीं करता है। फेबियनवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ है। इस पॉइंट को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। फेबियनवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत है, उसे ध्यान रखें। तो फेबियन पूंजीवादी विरोधी तथा समाजवाद का समर्थक है। फेबियन श्रमिक विकास तथा संवैधानिक पद्धति के आधार पर समाजवाद को शांतिपूर्वक लाना चाहते हैं। वह व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी थे। लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखते हैं फेबियनवादी। और फेबियन क्रांति तथा हिंसात्मक तरीकों के विरोधी थे। फेबियन वर्ग संघर्ष के स्थान पर लोकतांत्रिक विधियों से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरोधी थे फेबियनवादी। ये मार्क्स के श्रम मूल्य सिद्धांत को नहीं मानते। इनके अनुसार मूल्य का निर्माण समाज द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद कैसे आएगा? ऑप्शन ए केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, ऑप्शन बी केवल पश्चिमी देशों में आएगा, ऑप्शन सी धीरे धीरे आएगा, ऑप्शन डी खूनी क्रांति से आएगा। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है? श्रेणी समाजवाद का, फेबियनवाद का, श्रमिक संघवाद का या उपरोक्त सभी का? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेबियनवाद का आधुनिक रूप जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब फेबियन समाजवाद या फेबियनवाद के बारे में अगर हम बात करें तो फेबियन समाजवाद या फेबियनवाद का उदय 1884 ईस्वी में इंग्लैंड के 10-12 व्यक्तियों द्वारा फेबियन सोसाइटी के गठन के परिणाम स्वरूप हुआ। इस संगठन का नाम उन्होंने महान रोमन सेनापति क्विंटस फेबियास के नाम पर रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। उससे पहले यहां पर कुछ चीजें जो हैं वो क्लियर करने से आपके डाउट जो हैं वो हल हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से और भारत से। तो राइट आंसर इजीली आप यहां कर पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटेन से रहा है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं श्रेणी समाजवाद का उदय 20वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में हुआ। यह मूलतः फेबियन आंदोलन की ही एक शाखा थी जिसे गिल्ड समाजवाद भी कहा जाता है। इसे फ्रांस के श्रम संघवाद तथा ब्रिटेन के फेबियनवाद का विचित्र मिश्रण कहा जा सकता है। यह स्पष्टता मार्क्सवाद का विरोधी जो है यह मार्क्स से सभी प्रमुख सिद्धांतों, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, मूल्य का श्रम सिद्धांत, सर्वहारा का अधिनायकवाद, राज्य का लोक का विरोधी है। यह शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीकों में विश्वास करता है। H.J. पेंटी, A.R. ऑरेंज तथा S.C. हॉब्सन इसके प्रमुख विचारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है और प्रश्न है सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में इनमें से किस पर अधिक जोर दिया जाता है? ऑप्शन ए असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर, ऑप्शन बी सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर, ऑप्शन सी कृषकों श्रमिकों की एकता पर, ऑप्शन डी श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। और राइट आंसर होगा यहां पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसको हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह किसने कहा है? GDH कोल, H.J. लॉस्की, G.V. शाह, C.M. जोड। आप सभी लोग देख सकते हैं 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और इस बार भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर डी, C.M. जोड का ये स्टेटमेंट है कि समाजवाद एक टोप के समान है और जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। इसी तरीके के कुछ 2 और स्टेटमेंट हैं, उसे भी ध्यान रखना है। एक है रैमजे म्योर का, जिन्होंने कहा है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। तो ये रैमजे म्योर का स्टेटमेंट है। और रैमजे मैकडोनाल्ड का एक स्टेटमेंट है, वो भी ध्यान रखना है। वो कहते हैं समाजवाद समाज की
भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और सेम रिपीटेड क्वेश्चन है समाजवाद उस टोप की तरह जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, CM जोड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं। यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया का, ऑप्शन डी महात्मा गांधी का। और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट है कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए दिए गए कूट से। तो यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और उसके बाद आप सभी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है। तो यूटोपियन समाजवाद अर्थात स्वप्न लोकी समाजवाद या काल्पनिक समाजवाद इसे हम कह सकते हैं। और ये किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं सेंट साइमन से ये संबंधित है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है ए वाला वो 4 से मिलेगा। और फेबियन समाजवाद किससे संबंधित है? ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि ये सिडनी वेब से संबंधित है, तो ये 3 नंबर होगा। और फिर वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स से संबंधित है, पहला होगा। और श्रेणी समाजवाद अब GTH कोल, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरे से मिलेगा। तो 4-3-1-2 4-3-1-2 किसमें है? वो सही होगा। और यहां पर इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बनने वाला है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? ट्राटस्की, एंगल्स, स्टालिन या मार्क्स? बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर यहां पर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन। किसी एक देश में समाजवादी की अवधारणा का प्रतिपादन स्टालिन ने किया है। 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म में स्टालिन ने यह मत व्यक्त किया है कि एक देश में समाजवाद की स्थापना संभव है, चाहे भले ही बाकी दुनिया में पूंजीवाद का प्रभुत्व बरकरार रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन निम्न में से किसका है? सेलरस, रसेल, रॉबर्ट या बर्नार्ड शॉ का? और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, बर्नार्ड शॉ का स्टेटमेंट है कि समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? रॉबर्ट ओवन, फूरिये, बर्नार्ड शॉ और मार्क्स? और यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ओवन। और इन्होंने ही सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है। और रॉबर्ट ओवन की कुछ पुस्तकें हैं, उन्हें ध्यान रखना। पहली पुस्तक ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, दूसरी पुस्तक है द बुक ऑफ द न्यू मोरल वर्ल्ड। ये ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाशपुंज का कार्य करेगा। यह कथन है माओ से तुंग का, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का या स्टालिन का? बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेटमेंट लेनिन का है। अगर यहां आप कार्ल मार्क्स करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्न है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए एक्टन, ऑप्शन बी एरन, ऑप्शन सी कार्ल पॉपर, ऑप्शन डी लास्की। और राइट आंसर यहाँ पर आप सभी के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा है? अभी हमने जस्ट पहले कुछ इसको एक्सप्लेन किया है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये स्टेटमेंट रैमजे म्योर का है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ भी नहीं है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या एंजल्स? राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये स्टेटमेंट एंजल्स का है, जिन्होंने कहा था राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना संबंधित है? हाफ से, लाख से, ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से संबंधित है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नौ वामपंथी विचारक हैं? एरिक फ्राम, मार्क्यूज, लेनिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा? तो ध्यान रखना यहाँ पर एरिक फ्राम और मार्क्यूज ये दोनों नौ वामपंथी विचारक हैं। इस प्रकार से ए एंड बी आप सभी के लिए राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, नेहरू समर्थक थे पूंजीवाद के, साम्यवाद के, गणतांत्रिक समाजवाद के या अराजकतावाद के? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। किसका प्रतिपादन करता है ये आपको बताना है। कोई आर्थिक नियोजन ना हो, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो या राज्य के द्वारा नियोजन हो। और राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्य के द्वारा नियोजन होगा। समाजवादियों के अनुसार व्यक्तिक उद्योग एवं व्यक्तिक लूटमार है, यानी समाजवादी विचारधारकों से संबंधित विचारधारा से संबंधित विचारकों का मानना है कि जो व्यक्तिक उद्योग यानी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं ये व्यक्तिक लूटमार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से कौन विकेंद्री समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे। और राइट आंसर यहाँ पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे वो विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। और अगला प्रश्न देखने से पहले, राम मनोहर लोहिया की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसे ध्यान रखना, व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक बुराई है, राज्य कल्याणकारी संस्था है, राज्य एक अच्छी संस्था है। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छी संस्था का कोई औचित्य नहीं बनता है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य एक कल्याणकारी संस्था है समाजवादी विचारधारकों के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के लिए है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सत्य की संप्रभुता, एम के गांधी, बिल्कुल सही सुमेलित है। सर्वहारा की तानाशाही, बी आई लेनिन, ये भी यहाँ पर जो है संबंधित है। नौ प्रजातंत्र, माओ से तुंग, ये भी संबंधित है। सही सुमेलित ऑप्शन नंबर बी नहीं है, यानी नौ मानवतावाद या नौ मानववाद से अरविंद घोष नहीं संबंधित है। अरविंद घोष जो है इनके स्थान पर एम एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय जो है वो नौ मानववाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, समाजवादी विचार का संबंध है राजनीतिक समानता से, आर्थिक समानता से, शैक्षिक समानता से या सांस्कृतिक समानता से? और राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी विचार का संबंध आर्थिक समानता से है। और लेटरल ने कहा है कि प्रजातांत्रिक आदर्श का आर्थिक पक्ष वास्तव में समाजवाद ही है। इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट डाउन करके रखना। अगला प्रश्न है, समाजवादी विचार का संबंध है, किससे संबंध है? अभी आपने जस्ट देखा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता से। अगला प्रश्न एक बार फिर से आप सभी के सामने सेम उसी तरीके से रिपीट हुआ है कि समाजवादी जोर देते हैं तो केवल और केवल किस चीज पर जोर देते हैं? तो वो जोर देते हैं आर्थिक समानता पर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? वर्ग चरित्र, ये नहीं समाजवाद की विशेषता है। खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, ये भी नहीं है। सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों और प्रश्न है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं? उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, शोषण को रोका जा सके। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे ऐसा समाजवादी विचारकों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके, ये यहाँ पर राइट आंसर आप सभी के लिए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? चीन में, सोवियत संघ में, क्यूबा में या चेकोस्लोवाकिया में? और राइट आंसर यहाँ पर आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना सोवियत संघ में वर्ष 1917 में हुई थी। लेनिन सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति के कर्णधार थे। यह प्रथम विश्व युद्ध का समय था जब लेनिन ने अपनी विख्यात कृति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था जो 1916 में आई थी, इसमें लेनिन ने तर्क दिया कि पूंजीवाद राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा का शोषण तो करता ही है, पर वह साम्राज्यवाद का जाल बिछाकर अल्पविकसित देशों का शोषण भी करता है। इसी नारे
के साथ लेनिन ने रूस में क्रांति पर समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। थॉमस मोर, फूरिये और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? हिंसक समाजवाद से, स्वप्निल समाजवाद से, राजहीन समाजवाद से, फेबियन समाजवाद से। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी विचारक काल्पनिक समाजवाद, यूटोपिया समाजवाद या स्वप्नलोकी समाजवाद से जो है जोड़े जाते हैं। और स्वप्नलोकी समाजवाद से संबंधित एक स्टेटमेंट हमेशा परीक्षाओं में पूछा गया है, जो वेपर का स्टेटमेंट है। वेपर कहते हैं कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई भूमि तैयार नहीं की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की है? ऑप्शन ए आर्थर मिलर, ऑप्शन बी मिलोवान जिलास, ऑप्शन सी हार्बर फ्रैंक, ऑप्शन डी लुई ईस्टर। और राइट आंसर यहां पर आप सभी का होने वाला है ऑप्शन नंबर बी मिलोवान जिलास। मिलोवान जिलास एक समाजवादी नेता थे। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, पुस्तक का बहुत छोटा सा नाम है, पुस्तक का नाम है क्लास। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है और यहाँ पर निम्नांकित कथनों में आप सभी को विचार करना है, उसके बाद जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो प्रश्न आप सभी के सामने आ चुके हैं, पढ़ें ध्यान से और उसके बाद इन तीनों को पढ़ें और फिर इसमें कौन कौन से लिखा है उपयुक्त में कथनों में से कौन से कथन सही है, सही कथनों का चयन करना है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल 1 और 3 सही है, दूसरा वाला यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? धानवन, उदासीन, मित्र और शत्रु। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धानवन की उपेक्षा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने आ गया है और प्रश्न है, किसके संसर्ग में एम एन राय को मेक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया गया? माइकल बोरोडीन, लेनिन, एल्फिंस्टन, इयन ब्राउनली। और राइट आंसर इस प्रश्न का होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, माइकल बोरोडीन के संसर्ग में एम एन राय ने मेक्सिको में मार्क्सवाद को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। कारण है, जहां पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद प्रारंभ होता है। अब इनमें से कथन और कारण से संबंधित जो स्टेटमेंट है वो देखना है। तो यहां पर ध्यान देना, ऐसा नहीं है, कथन यहां पर बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन सारे अपने आप गलत हो जाएंगे और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों ये था राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22, जिसके अंतर्गत हमने मार्क्सवाद से संबंधित सभी पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगली प्रैक्टिस सेट जो राजनीति विज्ञान का आएगा विजेता सीरीज में, उसमें हम राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।